नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में आप सभी को बहुत सारी बातें समझाने वाला हूँ। इसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से मैं पोर्ट्रेट को बनाता हूँ और ग्रिड मेथड से ज़्यादा फ्री हैंड ड्राइंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जो भी मेरे पास में स्टूडेंट्स आते हैं, यानी कि जो न्यू ज्वाइनिंग होती है जिन बच्चों की, वो लोग हमेशा से अपने पोर्ट्रेट्स वगैरह जो पहले से बनाते आ रहे थे वो मुझे दिखाते हैं। तो उनके अक्सर मैं पोर्ट्रेट्स में देखता हूँ ग्रिड मेथड ज़रूर होता है। किसी ना किसी पोर्ट्रेट में उनके में उन्होंने ग्रिड मेथड से बनाई हुई ड्राइंग होती हैं अक्सर। और उन लोगों के में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रिड मेथड होने के बावजूद भी। जब वो लोग ग्रिड मेथड से हमेशा ड्राइंग करते रहते हैं, उसके बाद भी उनका क्या होता है, कभी आँख छोटी हो जाती है, कभी नोज़ बड़ी हो जाती है। उसमें भी वो कंडीशंस आती हैं, लेकिन वो मन से सोचते हैं कि मतलब उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका हो जाता है डेवलप, उनको भरोसा हो जाता है ग्रिड मेथड पर। उनका कहना होता है कि सर, हमने बिल्कुल फ़ोटो से बनाया, बिल्कुल मैच कर दिया। वो बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि हाँ, मैंने ये काम किया है और किया है, और बिल्कुल डिट्टो बना दिया पोर्ट्रेट। लेकिन ओरिजिनलिटी बिगड़ जाती है। और जब मैं उनको समझाता हूँ, उनकी गलतियाँ दिखाता हूँ, तो उनकी समझ में आ जाता है कि हाँ, वाकई में मैंने सही कहा है। और फिर उनको मैं फ्री हैंड समझाता हूँ कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से वर्क करना चाहिए। क्योंकि ग्रिड जो है अक्सर क्या करता है, हमको गुमराह कर देता है जब तक हम बिगिनर होते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, स्टार्टिंग में यदि आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम से कम इतना याद रखें कि पहले फ्री हैंड वर्क पर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्ट्रेट ही करें। आप नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं, मैंगो बना सकते हैं, या फिर स्टिल लाइफ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती हैं। टेबल होती है, चेयर होती है, ग्लास होता है, कप होता है। इजी सब्जेक्ट को चुनें, उसके बाद में उसमें आप पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ें। यदि आप पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं तो मैं उनके लिए भी इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप समझिएगा, ये पार्ट 1 है। इसके बाद में अगला पार्ट कभी भी आ जाएगा, और उसको भी देखिएगा। आपको इसमें पूरी बात मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से करके। ये पार्ट 3 पार्ट्स में होगा, मतलब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट्स में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पहले तो इसको देखिएगा, इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसको भी देखिएगा। आपको कंटिन्यू मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से पोर्ट्रेट में क्या क्या की कर सकते हैं हम। और इसके बाद में आपके समझ में आएगा कि ग्रिड मेथड से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है फ्री हैंड ड्राइंग। क्योंकि फ्री हैंड में हमारे पास में क्या होता है, हमें पहले स्टेप्स को लेके चलना होता है। पहले हम आईज को बनाएंगे, उसके बाद दूसरी आई को बनाएंगे, फिर नोज को बनाएंगे, फिर लिप्स को बनाएंगे। किस तरीके से बनाना होता है, मैं ये पूरा प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर मेरा पेज है पारसमणि आर्ट के नाम से, उसको भी फॉलो करिएगा। सभी का अपना अपना ड्राइंग करने का अंदाज़ होता है। मैं बिल्कुल ड्राइंग को सामने रख कर के वर्क करता हूँ, ताकि मेरे में कोई कमी ना आए, साथ के साथ मैं देखता भी रहूँ। आप देख सकते हैं, पहले मैंने सिर्फ लेआउट बनाया, अब क्या है उसमें शेडिंग कर रहा हूँ। नोज़ को ज़रूरी नहीं है कि आप नोज़ से ही बनाएँ, आप कोई भी एक पैटर्न को पकड़ सकते हैं। सपोज़ आईज़ है या फिर कुछ भी है। मुझे नोज़ अच्छी लगी, इसलिए मैंने नोज़ से वर्क को स्टार्ट किया। लेकिन मैं उससे आगे नहीं भाग रहा कि पूरा फेस बना दिया, नहीं। जब तक मेरी एक जगह कंप्लीट नहीं होती है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। नोज़ के बाद आईज़ बना दिया। पहले लेआउट करता हूँ मैं हर किसी चीज़ का, उसके बाद मैं शेड फिल करता हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे चाहिए होता है डार्क, और जहाँ-जहाँ और बाकी जगहों पर लाइट शेड। और बिल्कुल रोशनी जो है वो बाद में डाल रहा हूँ मैं स्केच इरेज़र की मदद से। क्योंकि वाइट तो ऑलरेडी पेपर है ही, लेकिन उसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत जो है वो है सबसे ज़्यादा डार्क की और मिड शेड की। तो मिड शेड पहले कर देता हूँ लेआउट करने के बाद, उसके बाद में डार्क शेड, उसके बाद में लाइटिंग इफ़ेक्ट अलग से डालता हूँ मैं इरेज़र की मदद से। और इस तरीके से करके पूरे के पूरे सभी जगहों पर जो भी कट्स वगैरह हैं मैंने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद में क्या, दूसरी आई है उस पर भी वर्क कर दिया, और धीरे-धीरे हो क्या रहा है, ये कंप्लीट भी होता जा रहा है। लेकिन हालाँकि ये जो वर्क है, इसको थोड़ा-सा टाइम लगा मुझे, लेकिन बना बहुत अच्छे तरीके से। मुझे ज़रा भी उठना नहीं पड़ा। एक बार में स्टार्ट किया और वैसे ही मैंने फिनिश करना शुरू कर दिया। अब स्ट्रक्चर तो बन गया, और उसके बाद में मैंने क्या काम किया, पेंसिल से डिटेलिंग करना शुरू कर दिया अब इसके ऊपर।
क्योंकि कहीं-कहीं पर क्या डार्कनेस देनी है मुझे एकदम से और कहीं-कहीं मुझे लाइटिंग इफ़ेक्ट्स देने हैं। तो वो सब ज़रूरी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पहले शेडिंग वग़ैरह जो है आउटर में भी की जाए, इधर भी की जाए, ताकि इसमें जान निकल कर के आए और एक जगह पर मैं जहाँ-जहाँ काम करता जा रहा था, वहाँ-वहाँ से निकल कर के इनके एक्सप्रेशंस वग़ैरह सारी चीज़ें दिखने लगी मुझे। और आप ये भी देखेंगे कि ओरिजिनल वर्क मेरा बिल्कुल सामने रखा हुआ है वो भी, और ऐसा नहीं मैं उस वर्क को देख नहीं रहा हूँ, उसी की मदद से इफ़ेक्ट्स डाल रहा हूँ। ये भी हो सकता है कभी-कभी आप भी ड्राइंग करते हैं या पोर्ट्रेट बनाते हैं कि थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है, मैचिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए हर किसी का जो हाथ होता है ना वो अलग-अलग होता है। सपोज़ मैंने 10 लोगों को एप्पल बनाने के लिए कहा, तो हर किसी का एप्पल अलग-अलग तरीके का बनेगा। उसी तरीके से पोर्ट्रेट्स वगैरह में भी होता है, लेकिन पोर्ट्रेट्स बहुत ईज़ी होते हैं सच्ची में। इसके बेसिक्स होते हैं, मैं पैटर्न्स वगैरह सब कुछ बताऊँगा आपको आने वाली और वीडियोज़ में। इसमें तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं बनाता कैसे हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है अरे ये तो आपने स्केच बनाया ही नहीं है, या आपने नहीं बनाया किसी और ने बनाया होगा। कुछ तो ये भी कहते हैं कि नहीं ये पोर्ट्रेट तो लगता ही नहीं है, ये तो ऐसा लगता है ज़ेरॉक्स मशीन से निकाल दिया है। तो इस वजह से उनको मैं ये दिखाने के लिए भी ये वर्क है कि आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। पूरा प्रोसेस है मेरा, और मैं किसी को छुपाना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में जब मैं भी वर्क करता था तो मुझे कोई बताता नहीं था तो मुझे बहुत दुःख होता था। मैं पता करने की बहुत कोशिश करता था कि कौन-कौन सा सामान यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ, पेपर ब्लेंडर, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाती है। आप पेपर ब्लेंडर डालेंगे कहीं पर भी, और मैकेनिकल पेंसिल से ड्राइंग की है मैंने। और देखिए बैकग्राउंड पे इतना फ़ोकस नहीं करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड इन द सेंस जो पीछे इनके है उसको मैं सिर्फ प्रॉपर ब्लैक कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। आप लोग चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि ना करने पर शेड कैसा लगता है ये वर्क। लेकिन आपको क्या करना होगा, हर जगह पर डिटेल देनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कपड़े वाइट हैं, तो कपड़ों में तो मैं कोई शेड नहीं करने वाला, उनको तो हल्का बहुत ऐसे शेड कर दूंगा जहाँ जहाँ इफेक्ट्स दिखेगा थोड़ा बहुत अगर, वरना लेआउट से काम चलाएंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस सिर्फ इतना है इस वर्क को डिटेल में ड्रॉ करना। और वैसे भी कब टाइम था अपने पास जब मैंने इस स्केच को बनाया, और इस तरीके से करके ऊपर की भी कट ले लिए। अब आप लोग ये सोचेंगे अरे मैंने सिर्फ बताया है कि ये ऐसे मैंने बनाया, ऐसे बनाया, लेकिन आने वाले वीडियोस में आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा भी मैं कि किस तरीके से करके क्या चीज़ आप बना सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि डिटेल करने के लिए मैं दोबारा इस पे एक ही जगह पर बार-बार हाथ फेर रहा हूँ। इससे होता क्या है, एक बार अगर हम बना देते हैं तो उसमें जान नहीं पड़ पाती है। लेकिन थोड़ा-थोड़ा टाइम बाद करते हैं वर्क, तो हमें भी पता चल जाता है कि हमारी कमी यहाँ हो रही है। यहाँ से शेड दब रहा है, यहाँ से ये प्रॉब्लम हो गई है। इस कारण मैं धीरे-धीरे उस पे ब्लेंड करता जा रहा हूँ। कहीं-कहीं तो मैं पेंसिल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी शेड ब्लेंडर पे लग चुका है यूज़ करते-करते, तो उससे डायरेक्टली ब्लेंड कर देता हूँ। और जहाँ मुझे डार्क देना होता है एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत मिक्सिंग करनी होती है, वहाँ मैं पेंसिल से शेड चढ़ा कर के हल्का-हल्का मिक्स कर देता हूँ ब्लेंडर से। और ब्लेंडर में भी 1 और 2 ही ब्लेंडर यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बारीक-बारीक जितना शेड होगा आपका मिक्स, उतना आपका पोर्ट्रेट रियलिस्टिक नज़र आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और भी शेड्स आते हैं इसमें, मतलब स्टिक्स आती हैं, जैसे कि #1, #2, #3, #4 और #5, #6 भी आता है। इतने ब्लेंडर्स आते हैं कम से कम। तो इन ब्लेंडर्स को भी आप ध्यान देंगे, ओके। और बैकग्राउंड को मैंने सोचा क्यों ना चारकोल से किया जाए, क्योंकि कंटिन्यू काम करते करते मैं भी बोर हो गया था, तो मैंने चारकोल से वर्क को स्टार्ट किया। यह जो आप देख रहे हैं चारकोल पेंसिल है, इससे पूरा मैंने शेड फिल किया, धीरे धीरे करके शेड चढ़ा करके। जब जब थक जाता पेंसिल को रोक देता, फिंगर से मिक्स कर देता। ये पेपर भी आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हम शेड कर रहा हूँ
वो फिल होता जा रहा है, बड़े अच्छे से हो रहा है फिनिशिंग के साथ में मैंने पूरा। उसके बाद जब यह स्केच पूरा हो गया, मुझे क्या लगा इसमें चारकोल मेरे हाथों को सबको काला ना कर दे, तो इस वजह से पहले मैं मार्केट गया, मार्केट से फिक्सेटिव स्प्रे लेकर आया क्योंकि मेरे पास इस वक्त फिनिश हो गया था। फिर उसको मैंने स्प्रे को इसके ऊपर कर दिया इस तरीके से। पास से नहीं करना होता, दूर से करना होता है थोड़ी सी, ताकि इसमें स्ट्रोक्स ना आए। उसके बाद जब ये हो गया, थोड़ी देर मैंने इसको करने के बाद में इसके सूखने का वेट किया ताकि ये और शाइनिंग दे वर्क। उसके बाद फोटोग्राफी वगैरह की और मैम को यह पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया। यह मैम टीएम सर की वाइफ हैं और इन्होंने बहुत तारीफ़ की और मैंने इनको ये पोर्ट्रेट गिफ्ट कर दी।